Hello dosto, this is Vishakha Daga coming up with next round of Let Us Explain. In today's session, we are going to talk about space tourism. But before we understand space tourism, we need to understand the journey of space exploration, जो कि शुरुआत होती है अराउंड 1969. उससे पहले बहुत सारे एस्ट्रोनॉट पहले ट्राई कर चुके थे, बट नोबडी वाज एबल टू लैंड और मून और एनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. But finally, in 1969, NASA successfully helped land the नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा. जब उन्होंने चांद पे कदम रखा तो एक बहुत फेमस लाइन बोली that this might be a one step for a man, but will be a big leap for a mankind. And that is true. उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. हमने वोयाजर से लेके न्यू होराइजन को स्पेस की नई ऊंचाई, बुलंदियों और सीमाओं तक लेके गए. जैसे न्यू होराइजन तो अभी सोलर सिस्टम को भी क्रॉस करने वाले हैं. और इस सिग्निफिकेंट जर्नी में जो पहला कदम था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था. तो आज हम सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात नहीं करें, स्पेस टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को स्पेस में ले जाया जाएगा फॉर द रिक्रिएशन, टू एक्सपीरियंस कि स्पेस में रहना क्या होता है विदाउट ग्रेविटी. और इसके लिए जो पहला कदम रिसेंट डेज में रखा जा रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इसकी हिस्ट्री. स्पेस टूरिज्म की शुरुआत 2001 में होती है व्हेन यूएस मिलेनियर डेनिस टीटो सक्सेसफुली वेंट टू द स्पेस इन 2001 स्पेंडिंग अराउंड $20 मिलियन. उनके पास वो पैसे थे और ऐसे बहुत सारे मिलेनियर्स या बिलियनियर्स हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस दे वांट टू गो देयर. अभी ये बहुत महंगा है, बट the recent investment is trying to take this tourism to the common people. इसको थोड़ा सस्ता और सबकी रीच में लेके जाना चाहते हैं. This is where the story of space tourism start. कहानी इस न्यूज़ से शुरू होती है. Very recent, जेफ बेजोस ने काफ़ी सारे अपने विजन को लोगों के सामने रखा और उनसे पहले रखने वाले थे एलन मस्क. जब उन्होंने स्पेस एक्स के बहुत हैवी रॉकेट जिसने अराउंड 60,500 पाउंड की सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था. थ्रू दिस इट बिकेम सेंसेशन एंड एवर सिंस देन ही इज बीन वर्किंग इन दैट फील्ड कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा हैवी रॉकेट बनाया था जो किसी स्टेट के पास भी नहीं है. एंड इवन एलन मस्क इज वर्किंग ऑन स्टारलिंक जिसमें बहुत सारी सैटेलाइट मिलके एक तरीके का ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी जिसमें सभी को अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज मिल सके. दिस इज हिज ड्रीम. अब ये पहले से उनका सपना था. इस सीरीज में जो ऐड किया है दैट इज मिस्टर जेफ बेजोस जो कि अमेज़न को ओन करते हैं. Now his dream include he's talking about putting almost trillion people in a space colonies. ये space colonies या civilization के बारे में बात कर रहे हैं. एलन मस्क हैव सिमिलर ड्रीम. जेफ बेजोस की भी अब सिमिलर ड्रीम बन रही है कि ऐसे प्लानट पे, मार्स पे या बाकी किसी और प्लानट पे ह्यूमन सिविलाइजेशन लेने की जाने की जरूरत है. ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लूनर लैंडर ब्लू मून. And in fact, not just this, as I said कि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी सैटेलाइट बहुत हेल्प कर सकती है. बेजोस हैज प्रोजेक्ट फॉर दैट एज वेल, दैट इज Amazon's Project Kuiper, which will place nearly 3,000 सैटेलाइट इन द स्पेस और उसकी हेल्प से ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज अ रीसेंट इंसिडेंसेस जिसके बाद हम स्पेस टूरिज्म को रिट्रेस कर रहे हैं. अब इसके बाद बहुत सारे सवाल बनते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है. क्या ये महंगा नहीं है? इसमें टाइम कितना लगेगा? कब आप शायद स्पेस में जा पाएँ? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे फ़ायदा क्या होंगे? क्या इससे डरने की बात है? और अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस सेशन में देंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विद बैकग्राउंड. टू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड इज दैट वी हैव टू एनालाइज द पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबल कैसे है. इन रीसेंट केसेस या रिसेंट टाइम पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट फैक्टर. वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेकेंड इज द कॉस्ट मिनिमाइजेशन. देखें तो लिंक्ड है कहीं पे. हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है दैट हम कॉस्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन कम करते जा रहे हैं. इसके एग्जांपल आपके एवाटार या स्क्रैमजेट है. जैसे स्क्रैमजेट पे अब हम काम कर चुके हैं जिसमें रीयूजेबल रॉकेट्स होते हैं या फिर ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं. इसको समझना बहुत आसान है. अभी जो आप अपने रॉकेट भेजते हैं स्पेस में उसके लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लगता है. हाइड्रोजन फ्यूल है और ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजर है.
इसके हिसाब से आपका रॉकेट सिस्टम चलता है। बट अगर हम ऐसा कर सकें कि ये, क्योंकि इनका वेट होता है अपना पाउंड्स में, केजीज में, इसकी वजह से क्या होता है, ये महंगा हो जाता है, बाकी पेलोड रख नहीं पाते क्योंकि इतना वेट अपलिफ्ट करना है। व्हाट इफ ऑक्सीजन में ही या फिर एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल ऑक्सीजन को हम यूज करना सीख जाए तो स्क्रैमजेट में यही है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है ये उसे कंडेंस करता है, उसे ले लेता है और उसको ऑक्सीडाइजर बना देता है। तो इसमें क्या हुआ, वेट कम हो गया, कॉस्ट मिनिमाइज हो गई। Now this kind of technological advancement leading to cost minimization is actually leading to reducing cost, जिसकी वजह से possibility बढ़ती जा रही है। To the extent one data says that कि अब 60 to 80% cost कम हो चुकी है, जिसमें बहुत हेल्प की है मिनिचराइजेशन ऑफ द सैटेलाइट्स। आपके सैटेलाइट्स छोटे छोटे हो चुके हैं, जैसे आपके कलाम सेट है या क्यूब सेट है, तीसरा सैटेलाइट जो दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं और इनको लॉन्च करना आसान है। टू द एक्सटेंट अब यूनिवर्सिटीज लॉन्च करती है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लॉन्च करते हैं, ये इतना सस्ता होने लगा है। बट अभी भी बहुत काम करना बचा है। टू अंडरस्टैंड मोर इज टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस, कि अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए उसके क्या सिग्निफिकेंस है। समझना ये है, अब तक स्टेट इसमें काम कर रही थी। एग्जाम्पल आपका टेलीकॉम है, जब तक स्टेट के हाथ में था फोन करना बहुत महंगा था, 19 रुपए की कॉल होती थी, लोग हफ्ते में 1 या 2 बार फोन करते थे। पर जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास गया, फोन कॉल सस्ते हो गए, आपका डेटा पैक कितना सस्ता हो चुका है, अब तो फ्री फोन कॉल करते हो, महीने में 1 बार रिचार्ज कराते हो, राइट। एंड ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज चीजें स्टेट के हाथ से जाके अब प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी हैं। एंड दिस इज वेयर इज द गुड न्यूज, स्पेस अब तक स्टेट के हाथ में था, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, जिससे एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन आएगी, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा और क्वालिटी आएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज सिग्निफिकेंट। टू अंडरस्टैंड मोर, इसके सिग्निफिकेंस जानने के लिए, दिस विल लीड टू द commercialization of space. In sense, space के multiple uses होंगे, like space tourism. As I said, people would want to experience कि without gravity या microgravity में कैसा feel होता है। उसके लिए these company are attempting to take people to this Karman line. Karman line जिसका distance जो है almost 100 किलोमीटर from Earth होता है। एंड एट दिस डिस्टेंस आपको ग्रेविटी बहुत कम फील होती है। जब आप यहाँ पे लोगों को लेके जाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दे कैन एक्सपीरियंस कि वेटलेसनेस क्या होती है, एंड दिस विल बी थ्रिलिंग। सो फर्स्ट इज स्पेस टूरिज्म। नेक्स्ट इज, इससे ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री बहुत प्रमोट होने वाली है। टू द एक्सटेंट अभी ये $350 बिलियन की है। इट इज बिलीव बाय 240 ऑलमोस्ट $1.1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये बन जाएगी। This is new space which is rising these days. साथ में इससे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और बेटर कम्युनिकेशन आ रहा है। इसका एग्जांपल स्टारलिंक या प्रोजेक्ट क्यूपर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि इस तरीके की एक्टिविटी से कनेक्टिविटी बहुत सस्ती हो जाती है, ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज अफोर्डेबल हो जाएंगी टू द अनसर्व्ड एरिया, जहां तक अभी इंटरनेट नहीं था वहां तक इंटरनेट जा सकता है एट लोअर कॉस्ट। तो ये these are some significance, but there are more that include जो अब हमारी नई इकोनॉमी है which is a data driven economy, उसमें सैटेलाइट कैन प्ले अ बिग रोल। जैसे आपका जो ट्रैफिक का डेटा होता है, जब सैटेलाइट कैप्चर करती है और कंपनी को देती है, उस सैटेलाइट के डेटा से किसी कंपनी को पता चल सकता है कि कहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि कम ट्रैफिक, लोग मूव कम कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमी नहीं है, एटलीस्ट फास्ट मूविंग इकोनॉमी नहीं है। जैसे रूरल एरिया ट्रैफिक कम होता है, अर्बन एरिया ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पे इकोनॉमिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके का डेटा किसी कंपनी को चाहिए होता है और ये बहुत महंगा बिकता है। और जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, लाइक वी टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मशीन लर्निंग, ये सब की सब डेटा फ्यूल्ड होंगी। दैट्स वाई डेटा इज द न्यू ऑयल। मशीन लर्निंग के लिए एग्जिस्टिंग डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उस पैटर्न को एनालाइज करके मशीन को समझ में आएगा ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा ऐसा है, तो अगर ह्यूमन ऐसे रिएक्ट करता है तो मुझे ये रिस्पॉन्स देना चाहिए।
जैसे चेस खेलना। चेस खेलने में क्या होता है, बेसिकली वो एग्जिस्टिंग पैटर्न को एनालाइज करता है, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रन करता है और उससे पता कर लेता है कि दिस पर्सन हैज दिस पैटर्न और ये अगली चाल यहां चलेगा, उससे पहले एआई अपनी चाल चल देती है। दिस इज हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू वर्क। पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स डेटा फ्यूल्ड है, नया तेल नया ऑयल यहीं से ही आएगा और सैटेलाइट्स या स्पेस आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें। तो ये सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाता है, जिससे नई जॉब्स, नई एजुकेशन, नई इकोनॉमी रन करेगी, राइट। बट इफ दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से कंसर्न्स भी रेज करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट हिस्ट्री हैज टॉट अस। एवरीथिंग हैज टू फेसेस, व्हाइट एंड ब्लैक, where we have to keep moving. We need white faces, उसी टाइम पे black face को हमें एड्रेस करना होता है, and that is why we need to be aware कि इससे क्या क्या challenges आ सकते हैं। Then first and foremost is space war and terrorism. अगर प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जाती है, देन यू नेवर नो कब ये टेक्नोलॉजी उनसे हट के टेररिस्ट के पास चली जाए, एंड टेररिस्ट आर वेरी कैपेबल कि एक स्टेट दूसरे से लड़े। इराक में टेररिज्म है, ईरान में है, बाकी कंट्रीज में भी है, बट उसमें कंट्रीज भी लड़ती हैं आपस में। जैसे आपका एग्जांपल है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। इस केस में हमारे जैसा मिशन शक्ति है, जिसमें वी यूज्ड अ रॉकेट काइंड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसने जाके हमारी ही एक सैटेलाइट को शूट किया और उसके परखच्चे उड़ गए। Now this kind of weapon अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पहुंच जाता है तो इससे बहुत ज्यादा टेररिज्म फैलेगा, अगर स्पेशली थ्रेटन ऑर्गेनाइजेशन के पास हो तो, और साथ में एक स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ सकती है। नॉट जस्ट दिस, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है। अदर थिंग्स वी आर वरीड अबाउट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर प्राइवेट सेक्टर स्पेस में जाता है, इन दैट केस एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज है, मोर डेब्रीज क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें कैसलर सिंड्रोम comes in picture. It talks about कि debris इतनी ज्यादा हो जाएंगी that it will be threat to existing working satellite. उनको रिमूव करने का, डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स को, डेब्रीज को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक्सीडेंट के केस में उस डैमेज को कौन ओन करेगा, किसकी लाइबिलिटी होगी? दिस हैज टू बी फिक्स्ड बिकॉज रीसेंट इंटरनेशनल लॉज आर नॉट वेरी गुड एट दिस। इवन आर आउटर स्पेस ट्रीटी प्राइवेट सेक्टर से इतना अच्छे से डील नहीं करती है। The next question is cost and time. Because अभी भी cost is a big concern. चाहे कितना भी कम कर लिया हो, पर इतना सब्जी के भाव नहीं बिक रहा है। Everyone cannot afford to have this. तो एक inequality create हो जाती है। Maybe in case अगर अर्थ अपनी आखिरी सांसें ले रही हो, which I hope does not happen ever, in that case the rich will be able to afford. वो बाहर जा पाएंगे, गरीबों का क्या? एंड दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कॉस्ट कितनी कम कर पाते हैं और कितने कम टाइम में आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आ पाते हैं। साथ में चैलेंजेस जो होते हैं, दैट इज आप स्पेस टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हो, लोगों को स्पेस में लेके जाओगे, बट इससे हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं। ऐसे केस में उनको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंड दिस इज वेरी ट्रू। टू एक्सटेंड अपोलो 11 जब स्पेस में गया था, उससे पहले लोगों ने प्रोटेस्ट किया था because many astronauts had lost their life. To extend 1967 में 3 astronauts were sitting in a space satellite जब आग लग गई थी and they could not move. वो जमीन पे ही उस सैटेलाइट में आग लग जाती है और उस रॉकेट को लेके नहीं जा पाते। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई थी, इवन कल्पना चावला। तो जब एक्सपीरियंस स्टेट से ऐसी गलती होती है तो प्राइवेट सेक्टर किस हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? दिस इज अ बिगर क्वेश्चन। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लॉ ऑलरेडी वीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज राइजिंग और दिन पर दिन इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही, आप उन्हें रेगुलेट कैसे करेंगे? सो दीज आर सम क्वेश्चन जो कि बहुत सारे सवाल उठाते हैं। बट सिंस इन दिस सेशन वी नेवर स्टॉप एट जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, वी गिव सजेशंस एज वेल। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड टू सेशन कि सॉल्यूशंस क्या है इसके। Then first in series is outer space treaty को और एक्सपेंड किया जाता है। Like in 1967 में जब ये साइन हुई थी तो इसमें यूएस, यूके और यूएसएसआर ने साथ में आके इसको बनाया था। अब इसमें 109 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी।
Now this is a very important treaty जिसमें बहुत कंट्रीज इसके पार्ट हैं, बट ये प्राइवेट सेक्टर से बेटर डील नहीं करती, तो उसको एक्सपेंड किया जाए। इस ट्रीटी में स्पेसिफिकली इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो हम स्पेस वॉर के बारे में बात कर रहे थे। तो आप न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इस तरीके के वेपन्स को स्पेस में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है। अच्छा, एक चीज और, दिस प्रिवेंट कि आप उसको वेपनाइज ना करें। यू कैन नॉट वेपनाइज द स्पेस, बट मिलिटराइजेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स आप ऊपर सैटेलाइट पे कोई अपना वेपन वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट सैटेलाइट की हेल्प से अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन जरूर कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है मिलिट्री को डेटा मिलता है, या फिर यहां से अगर बैलिस्टिक मिसाइल भेजी जाए तो सैटेलाइट को मार दिया जाए। नाउ these things are not avoided, इनको नहीं रोका गया है। दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल को आप यूज कर सकते हो, इसी से मिशन शक्ति सक्सेसफुल होता है। दैट इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। दिस ट्रीटी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, ये कॉमन हेरिटेज है, इसको कोई एक पर्सन ओन नहीं करेगा कि हम पहले पहुंच गए थे, हमने अपना झंडा लगा दिया तो ये हमारा है, ऐसा नहीं है। दिस ट्रीटी ऑल्सो टॉक अबाउट लाइबिलिटी इन केस ऑफ डैमेज एंड अवॉइडिंग कंटामिनेशन। आप कोई ऐसी चीज ना लेके जाए, मून पे कुछ ऐसा ना छोड़ाएं जो कि डेंजरस लाइफ वहां पे शुरू हो जाए और वहां की हम नेचुरल एवोल्यूशन को समझ ना पाए। इसी ट्रीटी में बोला गया है अगर प्राइवेट सेक्टर से कोई गलती होती है तो स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो पर्टिकुलर कंट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड दैट्स वाई इंडिया नया लॉ लेकर आ रही है। जब हम अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट तो कर रहे हैं, साथ में रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर स्टेट लायबल है तो वो डैमेज प्राइवेट सेक्टर से लेगी जिसने ये किया है। दैट्स वाई चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सजेशंस इंडिया के लिए भी आते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इन दिस केस इंडिया के लिए भी दो रास्ते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। At one hand, it should promote private sector participation because अकेले ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। जैसे यूएस और यूके को देखा जाए तो ये स्टेट से पावरफुल टूल्स बना चुके हैं एंड इंडिया विल हैव टू फॉलो द सिमिलर मॉडल, राइट। एंड दैट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करो, पीपीपी मोड लेकर आओ, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर भी रही है, फ्रॉम अंतरिक्ष टू NCIL एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। साथ में रेगुलेशंस पे भी काम करनी है, दैट इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, कि एक हाथ पे प्रमोट करो तो दूसरे हाथ पे दे डू नॉट एंगेज इन टेररिज्म, या फिर अगर वो डैमेज करते हैं तो इस चीज़ की लाइबिलिटी उन पे फिक्स की जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now with this, we conclude our sessions covering all aspects. Now this video was very informative to you, then like us, subscribe us and connect to us on various social media platforms because we are present there just to help you. Thank you so much.